अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट, हमने फ़िज़िकल क्लास में फ्रिक्शन के जो टाइप्स पढ़ी थी, स्टैटिक और काइनेटिक। और हमारा ये टॉपिक जो है चूँकि कंटिन्यूइंग था, तो आगे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था टर्मिनल वेलोसिटी था। तो बेटे इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन है टर्मिनल वेलोसिटी में, जो आज हम पढ़ेंगे, हाईलाइट करेंगे। बेसिकली डिस्कशन के मुताबिक, जैसे फिज़िकल क्लास में हमने पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब वर्टिकली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल करता है तो उसकी एक्सेलरेशन सेम होती है, जैसे हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर शेप। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करें और रिगार्डलेस देयर शेप, हर ऑब्जेक्ट सेम एक्सेलरेशन के साथ ज़मीन के ऊपर फॉल करेगा। लेकिन चूँकि एयर रेजिस्टेंस इन्वॉल्व हो जाती है, तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो उनका डिफरेंट एक्सेलरेशन के साथ डिफरेंट टाइम के साथ नीचे गिरते हैं। लेकिन अगर उनकी शेप और हम इन चीज़ों को इग्नोर करके एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करें तो सेम एक्सेलरेशन के साथ हर ऑब्जेक्ट नीचे ज़मीन की तरफ गिरेगा और विद द सेम टाइम। अब यहाँ पे हमें टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में बताया गया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे गिरता है तो एयर रेजिस्टेंस जो है उसके ऊपर एक्ट करती है। और ऐसी सिचुएशन जिसमें एयर रेजिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सेम या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ आने पे मजबूर करती है, उस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। जैसा कि एग्जांपल में हम कोट कर सकते हैं कि पैराशूट जो है, पैराट्रॉफर्स जो होते हैं, वो एयर रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हुए, एक इन्फ्लेटेड बालून है उसमें एयर रेजिस्टेंस को यूटिलाइज़ करते हुए नीचे आते हैं, तो उनकी जो वेलोसिटी होती है उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। अब हम इस पैराग्राफ में ऊपर यही एग्जांपल कोट की जो मैंने आपको बताई है कि जितने भी ऑब्जेक्ट ज़मीन की तरफ फॉल करते हैं, अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो हम जानते हैं कि वो जी यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से नीचे आएँ और उनका फॉलिंग टाइम सेम हो रिगार्डलेस देयर शेप। लेकिन चूँकि एयर रेजिस्टेंस आ जाती है, अब हम एयर रेजिस्टेंस का फ़ायदा उठाते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे मूव करवाना शुरू कर दें तो उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। आपने यहाँ से हाईलाइट करना है, जैसे मैंने बुक पे किया, अ स्पीड इज़ फाइनली अटेन्ड। यहाँ से आपने इसको हाईलाइट करना शुरू करना है। अ स्पीड इज़ फाइनली अटेन्ड एट विच द अपवर्ड फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस बैलेंस द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। व्हेन दिस हैपन द ऑब्जेक्ट स्टॉप्स एक्सेलरेटिंग, यानी एक्सेलरेट करना स्टॉप कर देंगे। इट कीप्स फॉलिंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। दिस कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव्ड बाय ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। तो बेटा ये टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन है, आपने यहाँ से हाईलाइट करनी है इस टॉपिक से। आगे इसकी एप्लीकेशन है जो पैराट्रॉफर वाली। दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू पैराट्रॉफर एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग अगेंस्ट द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द पैराशूट अलाउ फॉर डिसेंट आ सेफर वेलोसिटी। तो ये इसकी एप्लीकेशन है, ये आपने साथ हाईलाइट करनी है टर्मिनल वेलोसिटी के साथ। क्वेश्चन ऊपर लिख लेना है, डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी विद इट्स एप्लीकेशन। तो ये दोनों यानी आपने पैराग्राफ हाईलाइट कर लेने हैं। उसके बाद डू यू नो में भी यही बताया हुआ है कि फ्रिक्शनल फैक्ट जो है हमें किस तरह हेल्पफुल है। जैसे ऊपर टर्मिनल वेलोसिटी, एयर रेजिस्टेंस का फ्रिक्शनल फैक्ट हमने देखा। फ्रिक्शन इन ह्यूमन जॉइंट्स इज़ वेरी लो बिकॉज आवर बॉडीज कंटेन नेचुरल लुब्रिकेंट सिस्टम। कॉन्सिक्वेंटली थ्रू आवर बोन्स रब अगेंस्ट ईच अदर at point as we move, yet bones do not normally wear out even after many years of use। कहते हैं हमारी बॉडी के जो जॉइंट्स हैं उसमें भी फ्रिक्शन होती है जिनको हम यूटिलाइज़ करते हैं, क्योंकि हमें नेचुरली अल्लाह ताला ने जॉइंट्स में लुब्रिकेंट दिया होता है जिस वजह से वो जॉइंट्स को वेयर आउट नहीं होने देता। तो ये आपने जस्ट यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी का शॉर्ट क्वेश्चन विद एप्लीकेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे हमने स्लाइडिंग फ्रिक्शन की दो टाइप्स पढ़ी थी, स्टैटिक और काइनेटिक, तो वो कह रहे हैं वो तो थी स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। अब हम रोलिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन, यहाँ पे पहली लाइन में लिखा हुआ है द स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन विच वी हैव स्टडीज सो फॉर इज़ फॉर स्लाइडिंग फ्रिक्शन। उसके बाद देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ फ्रिक्शन विच इज़ कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। यहाँ से इसकी डेफिनेशन है व्हेन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर सरफेसेस
द फ्रिक्शन प्रोड्यूस इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। जब ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर रोल करते हैं, बहुत बेस्ट एग्जांपल इसकी टायर, जब टायर रोल आउट करते हैं रोड के ऊपर तो उसके दरमियान डेफिनेटली फ्रिक्शन होती है जो उनको रोल करवाती है, तो उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है। और रोलिंग फ्रिक्शन चूँकि टायर सर्कुलर शेप में होता है, लेकिन चूँकि वो जब रोड के साथ लगता है तो डेफिनेटली उसकी फ्लैट सरफेस जो होती है बन जाती है। अगर हम उसको जैसे टेंजेंट है ना सर्कल का, टेंजेंट भी सर्कल के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो भी एक फ्लैट पॉइंट होता है। इसी तरह टायर जब रोड के साथ लगता है तो वो फ्लैट होता है। तो इसमें आपने डेफिनेशन याद करनी है रोलिंग फ्रिक्शन की। और ये जो सेकंड पैराग्राफ जिसे क्वेश्चन 2 मैंने लिखा है, पहली लाइन इसकी क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर रोलिंग फ्रिक्शन टू बी लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर रोलिंग फ्रिक्शन टू बी लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कहता है रीज़न बताएं कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग से कम क्यों होती है। तो बेटा इसका जवाब भी यहाँ से आपने हाईलाइट करना है। द रीज़न फॉर रोलिंग फ्रिक्शन टू बी लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ दैट there is no relative motion between wheel and the surface over which it rolls. The wheel touches the surface only at a point, it does not slide. कह रहे ये रीज़न यही है कि व्हील जो है जस्ट टच करता है, स्लाइड नहीं करता, तो उसकी सरफेस एरिया कम होता है, जिस वजह से जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। उसके बाद ये दो इन्फॉर्मेशन हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन हमने हाईलाइट कर लिए। पहली इन्फॉर्मेशन, practically the contact point is not perfectly circular, it becomes flat under pressure. This flat portion of wheel has tendency to slide against the surface and does not produce a frictional force. ये बात अभी मैंने बता दी कि टायर चूँकि सर्कुलर हमें नज़र आता है बट उसका फ्लैट एरिया रोड के साथ टच में होता है, जिस वजह से वो स्लाइड करता है। उसके बाद सेकेंड इन्फॉर्मेशन है, हॉवरक्राफ्ट is a kind of ship that can move over surface of water and ground both. Air is ejected underneath by powerful fans forming a cushion of air. The hovercraft moves over the cushion of air which offers very small resistance. इसमें कहा गया कि जैसा hovercraft एक शिप की टाइप का होता है जिसमें मेन फिनोमेना क्या है कि उसके नीचे बहुत हैवी फ़ैन लगे होते हैं जो एयर का नीचे एक कुशन, एक बेड बना देते हैं, और उस कुशन के ऊपर, उस बेड के ऊपर होवरक्राफ्ट मूव करता है। ये ज़मीन पर भी मूव कर सकता है एज वेल ऑन वाटर भी मूव कर सकता है ड्यू टू यूटिलाइजेशन ऑफ एयर रेजिस्टेंस। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग में भी आ जाता है, इसमें से शॉर्ट भी आ जाते हैं। तो इसके 4 मेथड यहाँ लिखे हुए हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं, आप लोगों ने याद करना है इनको। द पार्ट्स विच स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर आर हाईली पॉलिश्ड। कहता है जिन चीज़ों ने एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना होता है उनको बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड करना है, बिल्कुल स्मूथ बनाना है। नंबर 2, सिंस द फ्रिक्शन ऑफ लिक्विड इज़ लेस देन दैट ऑफ सॉलिड सर्फेसिस देयरफॉर ऑयल और ग्रीस इज़ अप्लाइड बिटवीन मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी। फ्रिक्शन जो है वो लिक्विड्स में कम होती है, सॉलिड्स में ज़्यादा होती है, इसलिए हमें लुब्रिकेट करना पड़ता है चीज़ों को। इंजन ऑयल हम जैसे डालते हैं गाड़ियों में, वहाँ फ्रिक्शन होती है। इसी तरह हम बॉल बेरिंग्स इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का मेथड है, वो अगले में हम पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हम लुब्रिकेट करते हैं चीज़ों को, लुब्रिकेशन से जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस होती है। नंबर 3, एज रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज कन्वर्टेड इनटू रोलिंग फ्रिक्शन बाय यूजिंग बॉल बेरिंग इन द मशीन एंड व्हील्स अंडर हैवी ऑब्जेक्ट। चूँकि रोलिंग फ्रिक्शन लेस है स्लाइडिंग से, तो इसलिए हम बॉल बेरिंग्स इस्तेमाल करते हैं। बॉल बेरिंग्स जो है फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। फ्रिक्शन फोर्स आगे उसने यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है इसमें बताया हुआ है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है शेप के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर हमारी ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल फ्लैट है तो डेफिनेटली एयर रेजिस्टेंस उसके ऊपर एक्ट करेगी और उसकी स्पीड को रिड्यूस करेगी। तो हम चीज़ों को ऐसे अलाइन करते हैं, ऐसे बनाते हैं कि उनकी फ्रिक्शन कम से कम हो, उनको स्ट्रीमलाइन बनाया जा रहा होता है। जैसे आजकल गाड़ियाँ नई आ रही हैं, आपने देखा होगा कि वो बहुत फ्लैट होती हैं, ज़मीन के साथ लगी, जस्ट लाइक फिश शेप बनाई जा रही होती हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमने एयर रेजिस्टेंस को कम करना है। जब एयर रेजिस्टेंस कम होगी तो फ्रिक्शन भी कम हो जाएगी। तो चौथा पॉइंट मैंने जहाँ से हाईलाइट किया, आप लोगों ने इधर से लिखना है,
द बॉडीज मूविंग थ्रू एयर और वाटर आर स्ट्रीमलाइंड टू मिनिमाइज एयर और वाटर फ्रिक्शन। कह रहे हैं जिन बॉडीज़ ने मूव करना है हवा में या वाटर में तो उनकी शेप को स्ट्रीमलाइन बनाना पड़ता है ताकि उनके ऊपर एयर या वाटर रेजिस्टेंस कम से कम लगे। ठीक है जी, चौथा पॉइंट आपने जस्ट इतना ही इधर से ही करना है क्योंकि ऊपर उन्होंने जस्ट बताया हुआ है कि स्पीड जो है किन किन फैक्टर्स से रिड्यूस होती है। तो बेटा ये 4 मेथड आप लोगों ने मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन लर्न करने हैं फॉर लॉन्ग क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव पार्ट, इनको हाईलाइट भी कर लेना है। ऊपर जो टॉपिक था रोलिंग फ्रिक्शन, इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन थे। उससे ऊपर जो हमने टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ा इसमें 1 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 एप्लीकेशन थी। तो ये आज का आपका काम है, इसको लर्न करना है आप लोगों ने। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।